हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू महामन एकेडमी। मेरा नाम अमन भारद्वाज है और मैं आज सभी के लिए एक और अमेजिंग सा सेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है प्लानिंग के बारे में। ठीक है, प्लानिंग के बारे में पढ़ा, प्लानिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग प्लानिंग बनाए हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। जैसे हम लोग प्लानिंग में क्या पढ़े कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। ठीक, उस प्लान्स में से एक प्लान को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसी प्लान को हम लोग बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप एक्शन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोगों ने प्लान तो बना लिया, अब हम लोग को चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला होगा। ठीक है ना, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन अथॉरिटी में होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, ठीक, उसके हिसाब से चलें तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक, मतलब यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस मिलेगा, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस मिला था वैसे ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, एक प्लान तो बना लिया, प्लानिंग हम लोगों ने बना लिया, अब लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका फर्स्ट पार्ट है कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग बाई क्लैरिफाइंग जॉब्स। ठीक है, हम लोग जॉब्स को क्लैरिफाई करेंगे, एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट और गोल्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्लान बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग जॉब्स को क्लैरिफाई कराएंगे। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप बताएंगे कि कौन सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनको ऐसे हम लोग इफेक्टिवली यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अचीव हो जाए। ये बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन है। ठीक है ना, उसके बाद मैं बात करूँ स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे हम पहले पढ़े कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस के हिसाब से इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक, आपको इसको एज इट इज़ याद करना है। मैं बोलूँ अगर इसका जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो है आपका प्लानिंग का जो ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप्स है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 में, ठीक है, 2023 में और 2024 में, ठीक है ना, आपके हर एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इससे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, इसका स्टेप्स क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है ना, जैसा जैसा क्या बोलते हैं, पहला लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप जब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को लगाएंगे, उसके बाद डिवीजन को लगाएंगे। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, कौन सा टास्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके वर्क को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि मैं अगर बोलूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कौन सा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मेरे को मान लेते हैं सपोज 10% सेल अचीव करना है। ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक, मेरे को 10% सेल अचीव करना है नेक्स्ट ईयर पे। ठीक, ये मेरा गोल हो गया। अब इस 10% सेल को मैं अचीव करने के लिए क्या करूँगा, बहुत सारे जितने भी हम मेरे को टास्क करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे को सेल करना है तो मेरे को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोडक्शन से पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे को प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, प्रोक्योरमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोक्योरमेंट से पहले मेरे पास कुछ फाइनेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, मेरे पास फाइनेंसिंग होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जब मैं प्रोडक्शन कर लूँगा मेरे को सेल करने के लिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है ना, अगर इसके बाद मैं बात करूँ मार्केटिंग के बाद मेरे को क्या चाहिए भैया, इन सब को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए। ठीक है ना, तो मैं देखूं कि मेरे को 10% सेल्स को अचीव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे वर्क है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सारे वर्क्स को आइडेंटिफाई कर लिए। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने वर्क को आइडेंटिफाई किया और उसको डिवाइड कर लिया, मार्केटिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, प्रोक्योरमेंट अलग, फाइनेंसिंग अलग। ठीक है ना, HR वाले अलग। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है, वर्क को डिवाइड करो। ठीक है ना, आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करो, जिससे क्या होगा, आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होंगे, मतलब मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग का ही काम कर रहा होगा, मार्केटिंग के 2-3 डिपार्टमेंट आपके नहीं बने होंगे, ठीक है ना। और जिससे आपका बर्डन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ठीक है, बर्डन ऑफ वर्क क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अवॉइड कर रहे हैं किसको, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, और बर्डन ऑफ वर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अगला स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, जैसे नाम पे लिखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे हम लोगों को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल क्या पता चल गए, टास्क पता चल गए, ठीक है ना, प्रोडक्शन करना है, प्रोक्यूरमेंट करना है, फाइनेंसिंग करना है, ठीक है ना, इन सारे स्मॉल टास्क को, ठीक है ना, वंस वर्क हैज़ बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है ना, जो हमारे वर्क उसको हम लोग क्या कहें, बहुत सारी स्मॉल टास्क में, एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दे। उसके बाद जो हमारे सिमिलर वर्क हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जैसे सिमिलर वर्क का एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग में, ठीक है ना, तो मार्केटिंग में हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है ना, कोई हमारा प्राइसिंग जो कर रहा होगा वो वाला बंदा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हेड होगा, ठीक। तो सारे स्मॉल स्मॉल टास्क को मैं क्या करूँगा, ग्रुप करके डिवाइड करूँ, ग्रुप करके क्या करूँगा, एक छोटे छोटे टास्क में जो डिवाइडेड हुए हैं, ठीक है, उनको मैं एक साथ ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। उन्हीं ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशल मतलब भैया जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है, प्रोडक्ट को मार्केट करने में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज्ड हैं, किस क्वालिटी का बनाना है, किस स्टैंडर्ड का बनाना है, ठीक है ना, वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है, ठीक है। हर बंदा, हर डिपार्टमेंट वाले क्या हो जाते हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, तीसरा स्टेप हमारा कौन से वाला होने वाला है, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा होगा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करेंगे। मतलब भैया वर्क डिवाइड कर दिए, डिपार्टमेंट बना दिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, उनके ड्यूटीज़ बताएंगे उनको। जैसे कि जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ठीक है ना। आप उनको क्या करेंगे, जो इतने भी ह्यूमन रिसोर्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या करेंगे, उनके स्किल्स के हिसाब से, कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से क्या करेंगे, उनको जॉब एलोकेट करेंगे, ठीक है ना। जैसा कोई बंदा मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसको मार्केटिंग वाली डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। कोई किसी बंदे को प्रोडक्शन अच्छे से आता है, उसको प्रोडक्शन वाला काम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है, फोर्थ स्टेप लिखा है इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब जितने हमारे सब ऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, जितने हमारे क्या होंगे, सब ऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उनको मैनेज करने वाला उनका सुपीरियर होगा, ठीक है ना। तो कौन सा सब ऑर्डिनेट किस सुपीरियर के पास रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है ना, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोग एक हायरार्की बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लियर रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट हायरार्की, ठीक है, हायरार्की बनाते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सुपीरियर हो जाएगा, सुपीरियर क्या करेगा, सारे सबऑर्डिनेट को मैनेज करेगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, बिजनेस में एक हायरार्की बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे क्या होता है, हमारे जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, उस पर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो 4 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप पे बात करूँ तो कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब जितने हमारे बहुत सारी स्मॉल टास्क हैं उसको एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अगला स्टेप मैं बात करूँ तो अगला स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद है हमारा क्या, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देख लीजिए उतना इंपॉर्टेंट इसमें कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है। पहले बोल रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जितने भी बंदे काम कर रहे होंगे, जितने भी वहाँ पे पर्सनल काम कर रहे होंगे, वो लोग क्या होंगे, अपने अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है, ठीक है। कोई बंदा मार्केटिंग अच्छे से आता है, मतलब वो मार्केटिंग के फील्ड में पूरा स्पेशलाइज्ड है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे आप लोगों ने लास्ट स्टेप में क्या किया, अथॉरिटी बनाया, ठीक है, अथॉरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे क्या होता है,
जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या आता है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक क्लैरिटी होती है कि हमको भैया कहाँ पे काम करना है, किसके सामने रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग वाला बंदा, ठीक है, वो मार्केटिंग के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, टूल्स होंगे, टेक्निक्स होंगे, उनको यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेगा जितने भी उसका नॉलेज है, ठीक है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्स हैं और साथ में ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे, जब हमारे पास क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप होगा तब, ठीक है ना, वेस्टेज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है अडॉप्शन टू चेंज, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, स्पेशलाइजेशन आता है। जैसे स्पेशलाइजेशन आ गया, ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड बंदा है तुरंत अडेप्ट कर लेगा चेंज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एक हायरार्की बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो एक क्या बन जाता है हमारे पास, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जैसे हमारे क्या होते हैं, जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने नए रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है, अगर उनको ट्रेनिंग देना है, ठीक, या मार्केटिंग वाले बंदे को एचआर का ट्रेनिंग देना है, ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग से किसी बंदे को उठा के क्या करेंगे, एचआर में शिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या हो सकता है, उसका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, उसका ट्रेनिंग हो सकता है। और पहली बात, जब ये इसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, इसी डिपार्टमेंट में लगातार काम कर रहा होगा, तो इसके पास क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जिससे इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ज़्यादा पे स्किल मिलता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वाली बात है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, इतने सारी चीज़ें आपकी सब क्लियर होंगी, तो आपके बिजनेस में ऑटोमेटिक ग्रो होगा, ठीक है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक एक्सपांड करेगा। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे हमारा है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, टास्क को डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब आपको डिफाइन करना है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ठीक है। बिजनेस स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होता है, जितने हमारे मैनेजरियल होते हैं और ऑपरेटिंग टास्क होते हैं, उसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क इन रिसोर्सेज। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दिस इनेबल्स द बिजनेस इंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, ठीक है। मतलब बोलना चाह रहे हैं हमारा, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, मैनेजरियल और हमारे जितने भी ऑपरेटिंग टास्क हैं उसको परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या पता चलता है, हमारे वर्किंग रिलेशनशिप पता चलते हैं, ठीक है, पीपल के साथ, ठीक है, हमारे वर्क के साथ, हमारे रिसोर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जितने हमारे कोरिलेशंस होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होते हैं अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, ये भी पता चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, कौन कौन से प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बनाया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इसके नीचे 4 बंदे काम करते हैं, इसके नीचे 4 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे 4 बंदे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, फिर इसके नीचे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पास वहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको क्या बताता है, भैया एक सुपीरियर, ठीक है, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली, ठीक है ना। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है, जैसे जैसे आप लोग स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा प्रिंसिपल्स होती हैं, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल मैडम होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल सर के नीचे जितने भी आपके क्या होते हैं, जितने आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी कॉमर्स से बोलते हैं, जैसे अकाउंट्स टीचर हो गए, ठीक है, बीएसटी वाले टीचर हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के टीचर हो गए, ठीक है, इंग्लिश के टीचर हो गए, ठीक है, मैथ्स वाले टीचर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसी को बोला जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो हमारी सुपीरियर है, जो हमारे सुपीरियर हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, कितने सबऑर्डिनेट को, ठीक है, कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है। इस पर बात है कि भैया 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग को बस इतना समझना है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारा सुपीरियर है,
ठीक है ना, कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, ठीक है ना, वो हमारे लिए क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हिसाब से ये डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या होता है, दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक होता है डिविजनल, एक होता है फंक्शनल। ठीक है, अब डिविजनल और फंक्शनल क्या है, आगे पढ़ते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस मेजर फंक्शन एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके सिमिलर नेचर के जॉब होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया हमारा, ठीक है ना, जो प्राइसिंग कर रहा है वो वाला बंदा हो गया, ठीक है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग संभाल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो बंदा है, ठीक है, ये जितने सारे हमारे सिमिलर वर्क हैं, ठीक है, सेल्स हो गया, प्राइसिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग मैनेजर हो गए, ये सारे सिमिलर वर्क को क्या करेंगे, एक जगह ग्रुप करेंगे। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला सिमिलर नेचर के काम को क्या करेंगे, आप एक ग्रुप बनाएंगे, इसी ग्रुप को आप क्या करेंगे, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बड़े छोटे छोटे जितने भी डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के काम है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ठीक है ना, इसी ग्रुप में हमारा क्या होता है, हमारा डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, इसी ग्रुप को हम लोग एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं, मार्केटिंग वाले सारे बंदे इस पे आ जाओ मार्केटिंग वाले पे, तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट बन गया। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब फंक्शंस के हिसाब से मार्केटिंग एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है, एचआर एक सेपरेट फंक्शन है, प्रोडक्शन एक सेपरेट फंक्शन है। ठीक है, अब ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने के हमारे पास कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डिमेरिट होते हैं। ठीक है, तो मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट क्या है। तो देखिए इसके एडवांटेज क्या है, जैसे जैसे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे तो आपको लोगों को पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा जैसे हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। कोई स्पेशलाइज्ड बंदा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ने के साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओवर इम्फेसाइज ऑन फंक्शनल इंटरेस्ट, ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले इस तरफ को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब भैया परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद बोल रहा है प्रमोट कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है प्रमोट कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स, यहाँ लिखा है वर्ड विद इन मतलब क्या होता है, जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है ना, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, मिनिमल डुप्लीकेशन, मतलब मार्केटिंग में जितने बंदे काम कर रहे होंगे मार्केटिंग वाला ही काम कर रहे होंगे, कोई डुप्लीकेट काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क का। उसके बाद लिखा है मेक ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय ईजियर। ठीक है, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉय को तो ईजी हो जाता है क्योंकि आप मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो रही होगी। ठीक है ना, जस्ट इसके हम लोग उल्टे बात करें डिसएडवांटेज पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ओवर इम्फेसाइज्ड ऑन फंक्शनल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जैसे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। ठीक है, इन तीनों के बीच में, ठीक है, आपस में कंपटीशन होगा कि भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा अच्छा डिपार्टमेंट है, या एचआर डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है। जैसे हमारी स्कूल्स में होता है, ठीक है ना, 12th ए वाले बच्चे अच्छे हैं या 12th बी वाले बच्चे अच्छे हैं, ठीक है ना, ठीक है, या 12th सी वाले बच्चे अच्छे हैं, तो इनके बीच पे जब आपस में कंपटीशन हो जाता है, ठीक है, जब आपस में कंपटीशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल को भूल के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और अपने पर्सनल गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, बोला गया है कि आप लोग क्या करेंगे, ओवर इम्फेसाइज करेंगे किस कौन सा इंटरेस्ट को, पर्सनल जो आपका फंक्शनल गोल होगा उसको आप ओवर इम्फेसाइज करेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना है, ठीक है, फंक्शनल गोल पूरे नहीं करने हैं। उसके बाद लिखा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, जितने हमारे डिपार्टमेंट है उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कोई सा भी गोल पूरा नहीं होता, ठीक है ना, तो बोलेगा भैया
सबसे पहले बोलेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने अच्छा मार्केटिंग नहीं किया तो हमारा गोल पूरा नहीं हुआ। तो मार्केटिंग वाला बोलेगा प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन ही नहीं किया था। प्रोडक्शन वाला बोलेगा भैया हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था फाइनेंस नहीं था तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद लिखा है लोअर चांस ऑफ डेवलपमेंट फॉर फंक्शनल मैनेजर। जो आपका जो फंक्शनल मैनेजर होता है उसके पास डेवलपमेंट का चांस होता है, जबकि इसके पास सीधा सीधा सीईओ वाले हैं। ठीक है ना, सीईओ वाले जॉब पे। तो मार्केटिंग मैनेजर हमेशा मार्केटिंग मैनेजर बन के ही रह जाता है, इसका डेवलपमेंट ऊपर होता ही नहीं है, उसका प्रमोशन ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। आगे चलता हूँ। ठीक है, तो इस पर सूटेबिलिटी पे आता है। सूटेबल कहाँ पे है सर, ये जब इतना बड़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिया सूटेबल कहाँ पे। तो बोलते हैं सूटेबल कहाँ है, जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो है, जहाँ आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे वहाँ पे सूटेबल है। लेकिन आपके क्या है, जितने भी एक्टिविटीज़ है वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होने चाहिए। साथ साथ आपका हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे जैसे हम लोग बोले कि जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट भी होता है। ठीक है ना, जो बंदा मैथ्स पढ़ाता है वो मैथ्स में ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है ना, जो कॉमर्स पढ़ाते हैं वो कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, मैथ्स वाला कॉमर्स नहीं पढ़ाता सकता। तो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो सकता है, डाइवर्सिफाइड जहाँ पे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे सूटेबल है। और साथ साथ जहाँ पे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन। ईच यूनिट हैज़ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हु हैज़ अथॉरिटी ओवर द यूनिट। ठीक है, सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो आप ये चार्ट से पढ़ सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आपके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेपरेट यूनिट्स हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक का यूनिट हो गया, गारमेंट्स का यूनिट हो गया, फुटवेयर का हो गया, स्किन केयर का हो गया, मेडिसिन का हो गया। जैसे आप लोग जानते हैं टाटा वाले, ठीक है ना, टाटा बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में क्या बोलते हैं इन्वॉल्व है। ठीक है ना, उनका टाटा स्टील भी है, टाटा का कंसल्टेंसी भी है, ठीक है, टाटा का मोटर्स भी है। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, जैसे गारमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, परचेसिंग मैनेजर, ठीक है, परचेस डिपार्टमेंट वहाँ पे अलग अलग होंगे। सिमिलरली हमारे कॉस्मेटिक वाले भी सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे अपने फंक्शंस के हिसाब से बना सकते हैं, फुटवेयर वाले भी अपने फंक्शंस के हिसाब से बना सकते हैं, मेडिसिन वाले भी अपने फंक्शंस के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जहाँ पे सेपरेट बिजनेस यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, जहाँ पे पता चलता है भैया अगर टाटा मोटर्स वाले ठीक से काम नहीं किए, ठीक है ना, तो हम लोग कंसल्टेंसी वाले को नहीं पकड़ेंगे, बोलेंगे टाटा मोटर्स वालों ने ही ठीक से काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं जहाँ पे अथॉरिटी, ठीक है, हु हैज़ अथॉरिटी ओवर द यूनिट, यहाँ पे लिखा है जो मेन टास्क है। जैसे आपका गारमेंट्स वाले के पास जितने भी उसके फंक्शंस है उस पर अथॉरिटी होगा। ठीक, आगे चलते हैं तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो कहाँ पर इसका एडवांटेज ज़्यादा है, कहाँ पर इसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहला बोला है कि स्किल्स ऑफ द डिविजनल हेड इम्प्रूव। ठीक है, जो डिविजनल हेड होगा उसका स्किल बढ़ेगा। प्रमोशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, वही है कि हमारा क्या डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। जैसे कि आपने मान लेते हैं, ठीक है, स्किन केयर वाला जो आपका बिजनेस था वो थोड़ा गलत चल रहा था, ये ठीक है, इसका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो आप लोग सीधे सीधे स्किन केयर पे अपना कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होता है यहाँ पे जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है ना, वो फास्टर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, जो हमने बताया कि स्किन केयर का डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी। ठीक है, और परफॉर्मेंस को आप इजीली मेज़र कर सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ईजी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डिवीज़न, ठीक है, आप तुरंत ही आपके डिवीज़न पे, ठीक है ना, कोई सा भी नया डिवीज़न यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ जैसे आप लोग कॉस्मेटिक तक थे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मोटर्स का भी बना सकते हैं। ठीक है, मोटर इंडस्ट्री में चले गए। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इजीली अपने क्या कर सकते हैं, अलग से एक डिवीज़न बना सकते हैं, इस डिवीज़न के हिसाब से और बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इजीली आप डिवीज़न यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न के बिटवीन कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट इन कॉस्ट ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, जैसे देखिए ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी कैसे हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गारमेंट्स डिपार्टमेंट के पास ये सारे फंक्शंस हैं, स्किन केयर के पास भी सारे फंक्शंस होंगे, फुटवेयर के वाले के पास भी सारे फंक्शंस होंगे। तो यही वाले फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन है हर डिवीज़न में अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट भी आएगा। ठीक है ना, यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादा कॉस्ट भी आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहा है, मोर इंडिपेंडेंस टू मैनेजर में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, जैसे आपने गोल देखा कि भैया जो हमारा कॉस्मेटिक मैनेजर है, ठीक है ना, जो आपको फुटवेयर मैनेजर है, उसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंसी है, जिससे क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है ना, वो खतरे में आ सकता है और अपने डिवीज़न का गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो सर सूटेबल कहाँ पे है भैया, सूटेबल कहाँ पे, तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेस वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे, ठीक है, वहाँ पे सूटेबल है। यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जहाँ पे आपके प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ करेंगे। आगे अगर मैं बात करूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा इनफॉर्मल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मल। जैसे आप लोगों को नाम से क्लियर होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जहाँ पे एक सिस्टम होता है वेल डिफाइंड जॉब्स का, ठीक है ना, आपको कौन से काम करने आपके पास पते होते हैं, ईच बियरिंग अ डिफाइनाइट मेजर ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे आपको वेल डिफाइंड जॉब्स मिलते हैं, जैसे आप सभी हमारे स्कूल्स में देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर चलता है, जहाँ पे आपके जॉब्स जो है डिफाइंड है, ठीक है ना, आपकी अथॉरिटी क्लियर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, जहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है। फीचर से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहला बोल रहा है इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप, दिस क्लेरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट हुम। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हायरार्की आपके क्लियर होती है, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे क्लियर होती है। जहाँ पे बोला गया कि रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, फैसिलिटेट्स द स्मूथ फंक्शनिंग, आपको स्मूथ फंक्शनिंग में फैसिलिटेट करते हैं। इट हेल्प्स मोर इम्फेसाइज ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कम होता है, जहाँ पे क्या होता है, टास्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आपके गोल अचीवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके हमारे पास आते हैं हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, ठीक है, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कौन सा एरिया आपका कमज़ोर है वहाँ पे आप तुरंत वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से। नो एम्बिग्यूटी इन रोल, सबको अपना रोल क्लियर है क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक क्या बोलते हैं, हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक सुपीरियर क्या करेगा, कितने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकते हैं, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब यहाँ पे एक ही बॉस होगा आपका, ठीक है ना, 2 बॉस 3 बॉस नहीं होंगे, वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड आपका फिक्स रहेगा। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, अगला बोला गया है डिसएडवांटेज क्या है, फॉर्मल जब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, फॉर्मल लाइन पे कम्युनिकेशन चलेगी, ठीक है, मतलब आपको ऑर्डर आने वाले हैं तो ऑर्डर आपको सीधा प्रिंसिपल से आएगा, फिर टीचर्स को मिलेगा, टीचर्स ही स्टूडेंट के पास आएगा, मतलब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिले होता है क्योंकि क्या है, कम्युनिकेशन स्लो है। ठीक है, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट वाले, फिर मिडिल लेवल वाले, फिर लेवल वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू द क्रिएटिव टैलेंट। ठीक है, क्रिएटिव टैलेंट मतलब जैसे हमारे जितने भी लोअर लेवल पे मैनेजमेंट होंगे, ठीक है, मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट होंगे, ठीक है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को लेने के। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो टॉप लेवल होता है वही डिसीजन ले रहा होता है, तो यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट को क्या मिलता है, कोई भी चांस नहीं मिलता। ठीक है ना, अपने टैलेंट को या अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। उसके बाद लिखा है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है ना, सारी ह्यूमन रिलेशनशिप को आप तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सिर्फ टॉप लेवल के बारे में पता होता है, ठीक है, लोअर पे कौन है, मिडिल पे कौन है, उसको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रैक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशलाइजेशन, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे आपस में, जैसे आप लोग सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपके स्कूल प्रिंसिपल्स थे, फिर टीचर्स थे, उसके बाद आप लोग थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ टीचर से तो बात नहीं करते, सिर्फ प्रिंसिपल से तो बात नहीं करते। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपना सोशल नेटवर्क बना सकते हैं। सोशल नेटवर्क हम लोग उन सब बनाते हैं जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्त। ठीक है, अपने हम लोग दोस्तों से क्या करते हैं, बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या बनेगा, ऐसे छोटे छोटे आपके पास नेटवर्क बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं दोस्त के, तो वहाँ पे क्या होता है आपके इंटरेक्शन अपने, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ जैसे ही होता है तो वहाँ पे आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई भी किसी से भी वहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेट कर रहा होता है। उसके बाद लिखा है इट हैज़ नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। एक दोस्त है, दो दोस्त से बात कर सकता है, ठीक है, दो दोस्त क्या कर सकते हैं, चार लोग से बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका कोई सा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। कोई एक बंदा अकेला ही होता है जो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, जो आपके ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, बिहेव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ये आप कब का होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं आपके फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक, ठीक है। आपका इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन जल्दी से लोअर लेवल तक, ठीक है, मिडिल लेवल तक सब तक पहुँचेंगे, वहाँ पे आप तुरंत आपके फीडबैक ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा है इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे आप लोगों ने बताया, आप लोग क्या कर सकते हैं, बिलोंगिंगनेस डेवलप करते हैं अपने दोस्तों के साथ बात करके, विच इन्हांसेस द जॉब सेटिस्फेक्शन, एज अ रिजल्ट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे आप लोग दोस्तों से बात करके, ठीक है ना, आप अच्छा फील करते हैं, आप बिलोंगिंगनेस बनाते हैं, जिससे आपका जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। ये आपको क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड र्यूमर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या फैलता है, र्यूमर फैलता है। इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है ना। अब जैसे र्यूमर्स फैलेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक खतरा है। आगे अगर मैं बात करूँ, द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम, ठीक है ना। जैसे मैनेजमेंट को कोई चेंज करना होगा, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, जैसे कोई सा भी चेंज करना होता है तो वहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है कि भैया ये सब करे कि नहीं करे। तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं बहुत सारे ग्रुप्स वाले जो हमारे बच्चे हो गए, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। वहाँ के अगर इनफॉर्मल पर्सन अपोज करते हैं तो वहाँ पे चेंज को इम्प्लीमेंट करना हमारे मैनेजमेंट के लिए एक टफ टास्क होता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे हमारा टॉपिक है डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन आपका क्या है, डेलीगेशन आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। डेलीगेशन आपका एक टॉपिक है। यहाँ पे मैं देखूँ डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या बोलता है, डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। मतलब बोलना चाह रहे हैं हमारा एक सुपीरियर है, ठीक है ना, सुपीरियर के पास कुछ पावर्स हैं, ठीक है। जो हमारा सुपीरियर उसके पास कुछ पावर्स है। सुपीरियर क्या करता है अपने पावर्स को, ठीक है ना, सुपीरियर अपने पावर्स को क्या करता है, सब ऑर्डिनेट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। सब ऑर्डिनेट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। मतलब अथॉरिटी टू टेक डिसीजन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अपने सब ऑर्डिनेट को, इसको बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन का सिंपल एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो आपके डेलीगेशंस होते हैं, जैसे कि कोई सा भी बड़ा पर्सनल है, उसको अगर कोई सा भी काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, ठीक है ना, तो आपके नीचे वालों को बोलता है जाए टास्क परफॉर्म करके आ। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, जैसे क्या होता है, एक माँ बोलती है भैया कि जाओ बच्चे ये काम करके आओ। अगर आप घर के छोटे भाई हैं, ठीक है ना, घर की छोटी बहन है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बड़े भैया दीदी लोग की बात माननी पड़ती है। तो उनके पास क्या होते हैं, पावर्स होते हैं, लेकिन वो लोग आपसे सुपीरियर हैं, तो आपको क्या करते हैं, अपने टास्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अपने टास्क को आपको ट्रांसफ़र करेंगे, बोलेंगे जा तू करके आ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डेलीगेशन वही होता है, ठीक है। डेलीगेशन क्या होता है, इंटरेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्टमेंट मतलब क्या करना, ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं आप, ठीक है। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर इन क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारे लुईस एंड एलन है, ठीक है, ये मैनेजमेंट में एक बहुत बड़े नाम है, ठीक है। आगे इनके बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे डेफिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। उनके हिसाब से क्या बोलते हैं, डेलीगेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करो किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड अथॉरिटी टू अनदर इन क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो आपको मम्मी पकड़ेंगे, ठीक है। उनको नहीं, आपके छोटे भाई बहन को नहीं पकड़ेंगे, मम्मी पकड़ेंगे, बड़े भाई को, ठीक है, जिनको टास्क एक्चुअल में मिला था, ठीक है। तो डेलीगेशन मतलब क्या होता है, अपने अथॉरिटी को क्या करना, ट्रांसफ़र करना सुपीरियर से किस पे, सब ऑर्डिनेट पे, ठीक है ना। तो डेलीगेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, अथॉरिटी। और तीसरा है हमारा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी रिफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सब ऑर्डिनेट
एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ठीक है, अथॉरिटी क्या बताता है, किसी इंडिविजुअल को क्या बताता है उसका, ठीक है, उसका स्कोप ऑफ पोजीशन बताता है। ठीक है, स्कोप ऑफ पोजीशन मतलब क्या होता है, आपके पास कितना राइट है, कितना आप क्या बोलते हैं डिसीजन ले सकते हैं, ये बताता है आपका अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी अराइज फ्रॉम इस्टेब्लिश क्लियर चेन। ठीक है, अथॉरिटी क्या आता है, एक स्केलर चेन बना होता है, उसके हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास स्कूल की सारी अथॉरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी किसके पास है, टीचर्स के पास है। ठीक है ना, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल से किस पे आएंगे, टीचर्स पे आएंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है अथॉरिटी। एज वी गो हायर इन द मैनेजमेंट हायरार्की द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेस। जैसे टीचर से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे अथॉरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो अथॉरिटी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो आपको ड्यूटी दिया गया है उसको आप प्रॉपरली परफॉर्म करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी क्या होता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे आता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से आपकी क्या होती है, डिराइव होती है। द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय अ सुपीरियर। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपके टीचर्स क्या होते हैं, आपको क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक है, एक सिंपल एक एग्जाम्पल पे चलते जाए। ठीक है ना, तो जो आपको स्टूडेंट को क्या मिला, होमवर्क मिला। स्टूडेंट को जो होमवर्क मिला, स्टूडेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परफॉर्म करे। ठीक है ना, और टीचर्स के पास क्या है, अथॉरिटी है कि आपको क्या किया, होमवर्क दिए। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि आपके एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट को जो टास्क मिलता है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकता है, प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, और सुपीरियर को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या फ्लो होती है, अपवर्ड फ्लो होती है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपको टीचर्स मारेंगे, सिंपल सी बात, टीचर से आपको डांट खाने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अपवर्ड फ्लो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट टू टीचर्स। ठीक है, तो आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करता है, सब ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो आपका फाइनल आउटपुट आया, फाइनल आउटकम आया, उसके लिए आप कहेंगे अकाउंटेबल रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा पहले पिछले वाले एग्जाम्पल में, टीचर्स ने होमवर्क दिया स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब टीचर्स के पास अथॉरिटी है, उसने क्या किया, होमवर्क दिया स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो असाइन टास्क है, असाइंड होमवर्क है, उसको क्या करे, कंप्लीट करे। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, वो अकाउंटेबल भी होगा कि भैया टास्क जो है कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या है, वो अकाउंटेबल है, मतलब आंसरेबल है, जो फाइनल आउटकम आया उसके लिए आंसरेबल है। अगर टास्क प्रॉपरली परफॉर्म भी होगा तब भी उसके लिए अकाउंटेबल होगा। ठीक है, उसको वेरी गुड मिलेगा, बोलेंगे वाह आपने टास्क को परफॉर्म किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फाइनल आउटकम होता है, ठीक है, टास्क परफॉर्म भी हो सकता है, टास्क परफॉर्म नहीं भी हो सकता, उसके लिए आप लोग क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेट मतलब क्या होता है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन फ्लोज अपवर्ड। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फिर से अपवर्ड फ्लो होगा। सब ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू सुपीरियर। ठीक है, थोड़ा इसका एक चार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट से ज़्यादा क्लियर होगा क्या बोल रहा है, मीनिंग के हिसाब से। अथॉरिटी मतलब होता है राइट टू कमांड। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जब आपको टास्क मिला उसको आप क्या करें, प्रॉपरली परफॉर्म करें। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जो आपका फाइनल आउटकम होता है उसके लिए आप आंसरेबल होते हैं। डेलीगेशन, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट होती है। ठीक है ना, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको डेलीगेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। ओरिजिन कहाँ से होता है, देखिए ये फॉर्मल पोजीशन से होता है। जैसे फॉर्मल पोजीशन मतलब प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल से टीचर, ये क्या है, इनका फॉर्मल पोजीशन है, वहाँ से क्या आती है, अथॉरिटी आती है। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है क्या, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। आपको जो अथॉरिटी मिली उससे आप शुरू होगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप अकाउंटेबल भी होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, फ्लो। तो ये क्या होता है, जो अथॉरिटी होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, सुपीरियर के लिए, तो ये अपवर्ड भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड होता है। ठीक है, तो छोटी सी आपको समरी मिल जाएगी यहाँ पे, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे मैं बात करूँ तो हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है,
ये डिसेंट्रलाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कि कई लोग क्या करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और इनफॉर्मल को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आपके पास अथॉरिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अथॉरिटी है उसको क्या कर सकते हैं आप सारे लेवल्स में डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, सारे लेवल में क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। बोलना क्या चाह रहा है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, ठीक है ना, इसके बाद आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट शुरू हो जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आपके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं सारे लेवल में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, वहाँ पे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसके पास भी क्या है एक अथॉरिटी है, ठीक है, इसके पास भी क्या है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है, राइट टू टेक, ठीक है, डिसीजन, आप क्या करते हैं डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है ना, डिसीजन लेने की क्या आपके पास क्या है पावर है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया सब ऑर्डिनेट के पास जब क्या है पावर है, जिससे वो क्या करता है इनिशिएटिव ले सकता है, मतलब अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अगर ये भी डिसीजन लेने लगेंगे तो यहाँ से क्या होगा एक नया मैनेजर डेवलप होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन द फ्यूचर। उसके बाद लिखा है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, ये भी डिसीजन ले सकता है, ये भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, मतलब जिसको जो भी टास्क करना है वो अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। रिलीव टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के पास क्या है बर्डन नहीं है कि हम कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, डिसीजन अब सारे लो लेवल वाले भी मिडिल लेवल वाले भी ले रहे होंगे। ग्रोथ, ठीक है, और साथ में बेटर कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपके पास क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके पास एग्जामिनेशन में आप क्या हुए थे। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको प्रोसेस पूछा गया है, स्टेप्स। ठीक है, बताइए पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहला। ठीक है, आपको मैं प्रोसेस दिखा दूँ। ठीक है, प्रोसेस दिखा देते हैं आपको क्या प्रोसेस है इसका। तो जब इसके प्रोसेस के बात करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस वर्क को क्या बनाएंगे छोटे छोटे टास्क को हम लोग एक ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाने के बाद क्या करेंगे ड्यूटी असाइन करेंगे, ड्यूटी असाइन करने के बाद क्या करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है, आपको क्या करना है इसको इसी ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, आप ऑर्डर इधर उधर हिला नहीं सकते। ठीक है, तभी ये स्टेप्स हैं, वरना स्टेप बनते ही नहीं। तो भैया आपको स्टेप को स्टेप जैसे ही लगाना है। सबसे पहला क्या बोल रहा है डिवीज़न ऑफ वर्क, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क तो सबसे पहले बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, सब में ए आएगा। लास्ट स्टेप कौन सा होता है, आपको इस्टेब्लिश करना होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये आपका लास्ट होता है। ठीक है, तो ए पहले आएगा सी लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन आपका 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। लेकिन पूरा देख लेते हैं, पूरा क्या होगा सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, आपका डी स्टेप सब उसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ड्यूटी असाइन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर बन जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँ तो ये भी आपका क्या है स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग का। ये देखिए ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एक 23 से पूछा गया, एक 24 से पूछा गया है, 22 वाला भी आएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है, सबसे पहला स्टेप आपको पता करना है। सबसे पहला स्टेप क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क सेकेंड स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है थर्ड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन, फोर्थ स्टेप क्या होता है ड्यूटी असाइन करेंगे, और 5वां स्टेप क्या होता है आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा बी, बी के बाद आएगा डी, बी के बाद डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप एक भी स्टेप पकड़ लेते ठीक है तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन जो है सही हो जाता। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 3 होगा, यहाँ पे 5 लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट कौन से नहीं, हम लोगों ने पढ़े डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अथॉरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सेंट्रलाइजेशन उसका एलिमेंट नहीं होता। ठीक है,
सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको अथॉरिटी क्या करते हैं लोअर लेवल में मिडिल लेवल में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, डेलीगेशन। डेलीगेशन का आपको डेफिनेशन पूछा गया। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, अपवर्ड ट्रांसफर होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है। सबसे पहले तो डेलीगेशन मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है। ठीक है, डेलीगेशन मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब आपके पास जो अथॉरिटी है आप लोग उसको क्या करेंगे मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, डेलीगेट करेंगे। तो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र किसका होता है, अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो क्या बोल रहे हैं भैया, आपका डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी का होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते। फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलें, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। ठीक, फिर से आपके पास वही आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग का आपको क्या करना है, स्टेप्स पता कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, अथॉरिटी आपको इस्टेब्लिश करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले आएगा सी। अगर आप कोई सा भी एक ठीक है ऑप्शन को पता कर लेंगे तो आपका ये आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको बोल रहा है कि भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ इट्स फीचर विच आर एज फॉलोज। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, उसके फीचर्स क्या होते हैं ये पूछ रहा है क्लियरली। तो बोल रहा है इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट क्लैरिफाइज हु हैज़ टू रिपोर्ट हुम। ठीक है, मतलब बोल रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होता है, जॉब पोजीशन फिक्स होते हैं। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स होता है, तो ये आपका एक फीचर तो है। अगला बोल रहा है इट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स एज इट लेस डाउन द रूल्स प्रोसीजर एसेंशियल फॉर अचीवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, ये वाला भी बात सही है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इंडिपेंडेंट नहीं होता, आप डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपको किस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पे क्या करना है, आपको जितने भी आपके रूल्स हैं पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आता है डी। ठीक है, डी बोल रहा है डिलीवरेटरी असाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो बस यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, सी को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, इनफॉर्मल, उसके क्या पूछे, बेनिफिट्स पूछे। ठीक है, बेनिफिट्स मतलब उसके सीधे सीधे इंपॉर्टेंट ही बोला गया है। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस बताना है आपको। तो सबसे पहला बोल रहा है प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। सही बोल रहा है भैया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उसको फॉलो नहीं करते हैं। थस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एस वेल केस क्यू केस फीडबैक। फीडबैक भी आपको जल्दी मिलता है, तो ये वाला बात आपको सही है। ठीक है, अगला बोल रहा है इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स इन अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल दिस इन्हांस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन सिंस इट गिव्स टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं बताऊँ तो आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ाया। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंस पढ़ाया, दोनों इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें, कहाँ गया। ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंस होते हैं इन्फॉर्मेशन के ये होते हैं। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, वो फास्टर होता है और आपको क्विक फीडबैक भी मिलता है। साथ साथ आपके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आता है, साथ में आपके पास सेटिस्फेक्शन होता है जिससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंस आप अपने से भी समझ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपनसेटिंग द इनएडिक्वेसी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाली जो बात है ये भी सही है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू इस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ऑफ कमांड होता ही नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन है ये वाला गलत हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन को जैसे ही आप गलत करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए, बी और सी का। ठीक है, तो आज का जो आपका ये सेशन था उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो आपका ऑर्गेनाइजिंग का जो यूनिट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का यूनिट है उसको हम लोगों ने पूरा यहाँ पे फिनिश किया हुआ है। साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक है, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इससे आपके 7, 8, 9 क्वेश्चन तो बन के आ ही रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग को
ठीक है, इस वीडियो से रिवाइज कीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।